हाँ, मुन्नाभाई मारू नाम है। हूँ जामनगर में लघु उद्योग नानी इंडस्ट्री। मुन्ना भाई हिंदी में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। हाँ तो हिंदी में करता हूँ, चलो हरी यार। सर जी मेरा मेन क्वेश्चन ये, अगर भारत में हिंदी है वो राष्ट्रभाषा है, तो जो सरकारी परिपत्र है सब, जैसे कानून है सब, जो उसके ऊपर इंग्लिश का प्रभुत्व है, हर एक दफ्तर में जाए, हम छोटा इंडस्ट्री लघु उद्योग चलाते हैं तो हमारे पास कारकुन नहीं, हम ही सेठ है और हम ही कारकुन है, तो सीधा हमको जाना पड़ता है कोई लॉयर के, वकील के पास, बरोबर है। तो ये क्यों है? पहला तो अगर राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हर एक सरकारी दफ्तर में और हर एक जगह पे और हर एक जनमानस पे ये इंग्लिश का जो प्रभुत्व है वो ये परेशानी आम आदमी को है, बिग इंडस्ट्री बड़े उद्योगकारों को नहीं है। वो तो 2-4 रख लेते हैं इंग्लिश बोलने वाले। हमको तकलीफ है ये कि हमको सीधा काम बंद करके, हमारा जो कारखाना का काम बंद करके सीधा वकील के पास जाना पड़ता है। तो आम आदमी की जो आपकी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी ही है, तो मैं ही आम आदमी हूं। तो मेरा जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है कि आप उसको हिंदी का प्रभुत्व जो है वो कैसे बढ़ाओगे सिस्टम में? जो पूरी सरकारी कल्चर चल रहा है, जहाँ मैं कोई भी ऑफिस में जाऊं और सामान्य आदमी भी इंग्लिश में मेरे से बात करता है। શોર્ટ માં રાખજો એટલે બીજાનો વારો આવી જાય। એટલે મારો ક્વેશ્ચન, રાષ્ટ્રભાષા જો હોય ખાલી હિન્દી દિવસ મનાવવા પૂરતી જ હોય તો મારો ક્વેશ્ચન કાંઈ છે નહીં। અને જો હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રભાષા હોય તો આને તમે કેમ પ્રસ્થાપિત કરશો? અને આ તમારા પાસેથી હું જવાબની અપેક્ષા રાખીશ સાહેબ। थैंक यू मुन्ना भाई। एक भाई ने बड़ा अच्छा हिंदी के बारे में और अंग्रेजी के बारे में बात की उन्होंने, मुन्ना भाई थे शायद। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का पूरा सिस्टम क्यों चालू है। मुझे लगता है आजादी के वक्त हमसे कुछ, जब हम देश आजाद हुआ, कुछ गलतियां हुई। मुझे लगता है हमने पूरा का पूरा अंग्रेजों का सिस्टम लागू रखा। हमें सिस्टम बदलना चाहिए था। अंग्रेजों ने सिस्टम हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए बनाया था, हमने उस सिस्टम को नहीं बदला, भाषा तक को नहीं बदला, एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला। एजुकेशन सिस्टम 1930 में मैकॉले बना के गया था, उस मैकॉले के सिस्टम को भी लागू रखा। आज तक वही एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। अभी भी हम क्लर्क, बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद हमारे बच्चे नौकरी ढूंढ रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर हम अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल रहे हैं। हमने सारा सिस्टम लागू रखा। आज हमें हिंदी में बोलते हुए कई लोगों को शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं तो उनको लगता है कि मैं बड़ा चौड़ा हो गया, मैं बड़ा। इसलिए मैंने तो यह ठाना है, मैं कहीं भी जाता हूं, किसी भी अंग्रेजी के, अभी किसी एम्बेसी ने बुलाया था मेरे को, उनमें किसी को सामने जितने बैठे थे हिंदी नहीं आती थी। मैंने कहा भाई देखो मैं तो हिंदी में बोलूंगा, मेरे को अंग्रेजी आती है बोलनी, लेकिन मैंने कहा मैं तो हिंदी में बोलूंगा, मेरे को गर्व है, मैं हिंदी भाषी हूं, मेरे को हिंदी भाषी होने में गर्व है। मैंने कहा मैं तो हिंदी में बोलूंगा, अब ट्रांसलेटर अपने लिए रख लो। तो उन्होंने एक ट्रांसलेटर बगल में बिठाया, उसने सारा ट्रांसलेट किया। हिंदी अपनी मातृभाषा पे तो गर्व होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने आजादी के वक्त एज इट इज पूरे के पूरे सिस्टम को अंग्रेजों से ले लिया, उन सारी चीजों को बदलने की दरकार है इस टाइम। और जब भगवान ने पृथ्वी के ऊपर इंसान की रचना की, आदमी की रचना की, आदमी को बनाया, तो सबसे इंटेलिजेंट आदमी उसने भारत के लोगों को बनाया। हमारे भारत के लोग पूरी दुनिया में घूमते हैं। आप जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उठा के देख लो, सबके टॉप के ऊपर आपको इंडियन बैठा हुआ मिलेगा। फिर हमारा देश पीछे क्यों रह गया? गुजरात के लोग उद्यमी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापारी हैं, मेहनती हैं, व्यापार करना जानते हैं, इंडस्ट्री चलाना जानते हैं। पूरी दुनिया में जब जाते हैं तो देश का नाम रोशन करते हैं गुजरात के लोग। लेकिन जब अपने देश में आते हैं, गुजरात में आते हैं, तो उनको कहा जाता है खबरदार केजरीवाल की मीटिंग में गए तो। इसलिए हमारा देश पीछे रह गया। हम आपस में लड़ते रह गए, हम गंदी राजनीति का हिस्सा बन के रह गए। अगर इन्हीं लोगों के भरोसे देश छोड़ दिया तो दोस्तों 75 साल और पीछे रह जाएंगे।
अब जरूरत है देश के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। 130 करोड़ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इस देश को लोग आगे लेके जाएंगे, नेता और पार्टियां आगे लेके नहीं जाएंगी। हमारे पास बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट बिजनेसमैन हैं, बेस्ट किसान हैं, बेस्ट प्रोफेशनल्स हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं। फिर भी हम पीछे क्यों हैं? इसलिए कि हमारे देश की राजनीति बहुत खराब है। इस राजनीति को ठीक करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने 5 साल के अंदर, पहले मैं भी एक आम आदमी हूं, मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचता था मैं राजनीति में आऊंगा। किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि लोगों का प्यार मिला, किस्मत पलटी और दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। पहले मैं सोचता था कि कुछ ज्यादा ही मुश्किल होता होगा सरकार चलाना, जो समस्याएं समाधान नहीं हो रहा। मैं दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करता था पहले। उसके पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर था, कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के मैं दिल्ली की झुग्गियों में काम करने लगा। झुग्गियों में मैं देखता था गरीब लोग सरकारी स्कूल में बच्चे भेजते हैं, सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल था। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, सरकारी अस्पतालों का इतना बुरा हाल था। मुझे लगता था यार 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, ये सरकारें बेचारी कोशिश तो कर रही हैं, हो नहीं पा रहा होगा इनसे। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी, हमने 5 साल में सरकारी स्कूल ठीक कर दिया। अभी पूजा जी बोल रही थी, दिल्ली के सरकारी स्कूल 5 साल में इतने शानदार कर दिए। दिल्ली के सरकारी अस्पताल 5 साल में इतने शानदार कर दिए। सरकारी अस्पताल, आजकल दिल्ली में लोग फोर्टिस में और मैक्स में नहीं जाते, सरकारी अस्पताल में जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो फिर मेरे को लगने लगा यार ये तो धोखा हो गया देश के साथ। हो तो सकता था, स्कूल भी ठीक हो सकते थे, अस्पताल भी ठीक हो सकते थे, व्यापार भी ठीक हो सकता था, इंडस्ट्री भी ठीक हो सकती थी, सड़कें भी बन सकती थी, बिजली भी ठीक हो सकती थी, पानी भी ठीक हो सकता था। 70 साल में इन्होंने धोखा दिया हम लोगों को। 70 साल में इन लोगों ने जानबूझ के हमें पिछड़ा रखा है। देश आगे बढ़ सकता है दोस्तों, ये गंदी राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। बताइए, मैं अगर आपसे जामनगर मिलने आ रहा हूं, मैं कोई आतंकवादी हूं? मैं दिल्ली से चल के आ रहा हूं, यार 1 कप चाय पिला दो, बस यही तो चाह रहा हूं मैं, और तो कुछ नहीं मांग रहा। और मैं पाटिल साहब से, सीएम साहब से निवेदन करूंगा, आप भी आइए ना इस मीटिंग में, बैठ के बात करते हैं, चर्चा करते हैं। गुजरात की संस्कृति तो यही है। गुजरात की संस्कृति ये थोड़ी है कि जीएसटी के अफसरों को फोन कर करके धमकाओगे, खबरदार कोई केजरीवाल की। अरे मैं कोई चोरी करके थोड़ी ले जा रहा हूं यार, कुछ धमकाने की क्या जरूरत है। और मैं गुजरात के सीएम साहब को आज आमंत्रित करता हूं, आप आइए दिल्ली में मीटिंग कीजिए। मैं आप किसी को नहीं धमकाऊंगा, सबको भेजूंगा आपकी मीटिंग में, कि सुन के तो आओ। हो सकता है सीएम साहब गुजरात से जाके दिल्ली में कोई अच्छी बात कहें। अच्छी बातों के आदान प्रदान में क्यों रोक लगाई जाती है? इस देश के अंदर अगर कोई आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्यों? मेरे को 1 साल पहले सूरत के कुछ व्यापारियों ने बुलाया, सूरत की एक एसोसिएशन ने बुलाया। मैंने कहा हाँ मैं आऊंगा। मैंने इनविटेशन स्वीकार कर लिया। जाने के 24 घंटे पहले उनका फोन आया कि सर प्लीज माफ कर दीजिए, हमें धमकी आ रही है कि अगर तुमने इनको बुलाया तो वो जिस हॉल में होना था, हॉल की बुकिंग कैंसिल कर दी इन लोगों ने। अब मैं राजकोट में गया टाउन हॉल करने के लिए, हमारी बड़ा अच्छा आदान प्रदान हुआ, जैसे आज आदान प्रदान हुआ हमारा। मैंने बहुत सारी चीजें सारी लिखी, मैं सब, पूजा जी ने बोला, विशाल जी ने बोला, जडेजा चेतन जी ने बोला, कई सारी चीजें मैं लिख रहा था सब लोगों के। तो ये विचारों के आदान प्रदान से ही तो आगे बढ़ेंगे, ऐसे रोकने से थोड़ी आगे बढ़ेंगे। मैं राजकोट में गया, वहां पे बहुत अच्छा बताते हैं कि मेरी मीटिंग के बाद बड़ा तंग किया इन्होंने व्यापारियों को। आज मैं यहां आ रहा था, जाने के पहले ही इन्होंने धमकियां देनी चालू कर दी कि खबरदार जो केजरीवाल की मीटिंग में गए। ये तो सही नहीं है, ये गुजरात की संस्कृति नहीं है। मैं इनसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, बीजेपी वालों से, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। आज मैं आपके बीच में, अक्सर क्या होता है, चुनाव के पहले पार्टियां आती हैं, पार्टियों को व्यापारी चुनाव के पहले ही याद आते हैं, क्योंकि डोनेशन लेना होता है कि नहीं होता?
पार्टियों को चुनाव के पहले उद्योगपति याद आते हैं, व्यापारी याद आते हैं, उसके पहले कोई नहीं पूछता, उसके लिए डंडा मारते हैं 5 साल, फिर याद आते हैं। मैं आपसे डोनेशन लेने नहीं आया, मुझे डोनेशन नहीं चाहिए। मैं आज आपको सबको, गुजरात के व्यापारियों को, गुजरात के उद्योगपतियों को, गुजरात के विकास में पार्टनर बनाने के लिए आया हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपको पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। हुक्म आप देंगे, सरकार उस हुक्म को लागू करेगी। एक अंग्रेजी में कहावत है, द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। आपको पता है कि समस्या क्या है। सरकार में बैठे हुए लोगों को, बाबू को या मंत्री को थोड़ी पता है कि समस्या क्या है। और इतने किस्म किस्म के व्यापार, किस्म किस्म के उद्योग हैं, सरकार को सब कुछ थोड़ी पता होता है। आप निर्णय लेंगे, हम उसको लागू करेंगे। एक चीज है, दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी नई नई 2013 में, 2014 में, उस टाइम कहा जाता था कि दिल्ली के व्यापारी बीजेपी का वोट बैंक है। आज 7 साल हो गए दिल्ली में सरकार चलाते चलाते। हमने किसी भी बीजेपी के व्यापारी को जानबूझ के रेड तो मारना बंद ही कर दिया, रेड राज बंद कर दिया। जीएसटी की कोई रेड नहीं होती है दिल्ली के अंदर, अब किसी किस्म की कोई रेड नहीं होती है। लेकिन किसी भी बीजेपी के व्यापारी को हमने परेशान नहीं किया। आप फोन करके पूछ लीजिए, हमने व्यापारियों का दिल जीता है। अपने आचरण से, अपनी नीतियों से हमने व्यापारियों का दिल जीता है। आप फोन करके पूछिए दिल्ली के किसी व्यापारी को, अगर वो केजरीवाल गंदा आदमी है, मुझे वोट मत देना। ये बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। आपके बहुत दोस्त रिश्तेदार रहते होंगे दिल्ली के अंदर, अगर कोई दिल्ली का आदमी ये कह दे केजरीवाल गंदा आदमी है, गंदा काम कर रहा है, मुझे वोट मत देना। पिछली बार 2020 के चुनाव में मैंने दिल्ली की जनता को बोला था कि अगर आपको लगता है 5 साल में मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। मुझे नहीं लगता 5 साल काम करने के बाद किसी भी नेता की इतनी हिम्मत होती है कि अपनी जनता के बीच में जाके ये कह सके कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 27 साल से यहां पे भारतीय जनता पार्टी का राज है। आज मैंने आपसे विचारों का आदान प्रदान किया, आपने मुझे इतनी सारी बातें बताई, उस पर अभी गौर करूंगा मैं। कभी बीजेपी वालों ने बैठ के आपसे इस तरह से बातचीत की? आपकी बातें सुनी, आपकी समस्याएं सुनी? मुझे लगता है भाषण ही देके चले गए होंगे। जब भी आपको बुलाया होगा वो भाषण देते हैं, आप सुनते हैं और आप निकल जाते हैं।